चलिए भी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं भी हिस्ट्री की हमारा पार्ट नंबर 2। ठीक है भाई, आज हमारी क्लास रहेगी किसकी, हिस्ट्री की पार्ट नंबर 2 की। पहले पार्ट नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं भाई भारत के वैदिक साहित्य के बारे में, जिसमें हमने वेदों के बारे में, पुराण, ठीक है, उन सब का डिस्कस किया और भारतीय लेखक हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसी का नेक्स्ट सीरीज़ में हम क्या डिस्कस करेंगे भी पार्ट 2 में, भारत के इतिहास को जानने वाले किसके स्रोत भाई, जो हमारे यात्री हैं, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और जो अभिलेख हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए भाई, जो भारतीय इतिहासकार थे उनकी बहुत सी पुस्तकें हैं, तो उनको भारतीय इतिहासकारों की जो पुस्तक हैं उन पुस्तकों को अंग्रेजी जो राइटर्स थे उन्होंने अलग अलग समय पर अनुवाद किया, यानी अंग्रेजी में लिखा। जैसे मैं बात करता हूँ मनुस्मृति की, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ये भी, मनुस्मृति का इंग्लिश अनुवाद कब किया गया, तो वो होगा भाई 1776 में। अगर नाम पूछे तो वो है भाई ए कॉड ऑफ जेंटू लॉन्च, ये नाम है भाई इसका, जेंटू लॉन्च, ये उसका अंग्रेजी अनुवाद का नाम है। उसके बाद अगर पूछे अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो कब हुआ भाई 1789 में। अभिज्ञान शाकुंतलम, ज्ञान शाकुंतलम, इसका किसने करवाया भाई, इसका नाम इसका ये पूछा जाता है, ये किस नाम से हुआ ये नहीं पूछा था, ये पूछा था किसने करवाया, तो ये करवाया था अभी विलियम जोन्स ने। किसने करवाया था अभी, विलियम जोन्स ने, जो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे, उन्होंने करवाया था। ठीक है भाई, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं भी, और भी बहुत सारी हैं लेकिन हम उनको आगे आएंगे, जब पुस्तक पढ़ेंगे उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं यात्रियों की। अगर यात्रियों की बात की जाए तो यात्रियों में सबसे पहले आते हैं यूनानी भाई, उसके बाद चीनी लेखक, उसके बाद अरबी, और उसके बाद आते हैं अन्य लेखक, जो अन्य राइटर्स थे, मार्को पोलो वगैरह, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ किसकी भाई, यूनानी लेखकों की, तो यूनानियों में भाई बहुत सारे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हेरोडोटस, क्या है भाई, हेरोडोटस है, टॉलमी है, प्लिनी है, ठीक है भाई, डाइमेकस है, ये सारे के सारे हैं भी। अब उनमें हम डिस्कस करेंगे सबके बारे में। सबसे पहले देखिए बात किसकी आती है, टेसियस की। तो टेसियस कौन था भाई, एक ईरान का राजवैद था, ठीक है। और इसका क्या है भाई, जो इसने पुस्तक लिखी है टेरियस ने, देखिए बात सबसे पहले जो इतिहास की बात आती है वो हेरोडोटस से आती है, लेकिन हेरोडोटस से पहले भी ये जो इतिहासकार था टेरियस, इसने पुस्तकें लिखी हैं। बट इसकी जो पुस्तकें थी वो उसमें क्या था भाई, भारत के बारे में आश्चर्यजनक कहानियाँ थी, जिस कारण जो इसके अभिलेख हैं, यानी इसकी जो कहानियाँ वो क्या लगती हैं भी, अनप्रेडिक्टेबल, यानी उसको क्या नहीं, सही नहीं माना जाता। ठीक है, उसके बाद बात आती है हेरोडोटस की। इसको कहा जाता है भी इतिहास का पिता, क्यों, क्योंकि इसने एक पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक का नाम क्या है भाई, हिस्टोरिका द फादर ऑफ हिस्ट्री, इसलिए इसको क्या कहा जाता है भाई, भारत का इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। उसके बाद आती है बात मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज क्या था भाई, जो सेल्यूकस निकेटर था, कौन भी, सेल्यूकस निकेटर, उसका क्या था, ये राजदूत था। और किसके दरबार में आया था भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी है इंडिका, जो हमें किसकी जानकारी देती है, मौर्य काल की जानकारी देती है भी। ठीक है, ये किसकी जानकारी देती है भी, मौर्य काल की। उसके बाद में और बहुत सारे हैं, जैसे मैं डाइमेकस की बात करता हूँ। डाइमेकस पूछ लिया जाता है इनके बारे में, बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ लिया जाता है। डाइमेकस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भाई किसका था, सीरियन नरेश अंत्योकस का था, राजदूत था। किसका था भाई, सीरियन नरेश, ठीक है, उसका राजदूत था। और इसने ये किसके दरबार में आया था, इसका पूछा जाता है किसके दरबार में आया था, तो ये आया था भाई बिंदुसार के दरबार में। अशोक का पिता और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, इसने भी अपनी पुस्तक इंडिका में क्या लिखा है भाई, इसकी भी पुस्तक का नाम इंडिका है और मौर्य युग की जानकारी देती है, इसलिए इसका जिक्र नहीं आता। इसका पूछा जाता है बस किसके दरबार में आया। और इसको क्या कहा जाता है, डाइमेकस को भी मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। मेगास्थनीज को क्या कहा जाता है भी, डाइमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है भी। उसके बाद प्लिनी, ठीक है भाई, कौन है, प्लिनी जो था भाई, उसने क्या लिखा है, उसने भारतीय नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी है। उसने क्या लिखी है भी,
नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है जो भारतीय इतिहास की जानकारी देती है हमें। भारतीय इतिहास कौन सा भी, पशु पौधे पेड़ सब की जानकारी हमें, खनिज आदि का विवरण ये देती है हमें, ठीक है। और भी है भी स्ट्रैबो, ठीक है। उसके बाद एक है टॉलमी, टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखी है, भारतीय भूगोल की जानकारी देती है। जो अगर पूछे भी टॉलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो टॉलमी ने लिखी है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, जो हमें भारतीय इतिहास की जानकारी देती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए भी, वो है हमारे ये रही, देखिए सबके बारे में है बट मैंने वहीं बता दिया था। जैसे डायमैकस आ गया, सिरिनियस अंक्तोदस का राजदूत है, ये बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनिसिस ये टोलमी का राजदूत था भी, टोलमी फेल्डस मिचनेस का किसके समय आया, अशोक के। और उसके बाद टोलमी, इसने भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी है। पिली ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है जो भारतीय वनस्पति की जानकारी देती है, ठीक है। उसके बाद आखिरी आता है अज्ञात लेखक, जिसने एक पुस्तक लिखी है भी, पेरिप्लस ऑफ द अर्थियन सी। इसने क्या लिखी है भी, पेरिप्लस ऑफ द अर्थियन सी, यानी लाल सागर का विवरण। कौन सा भी, लाल सागर का विवरण। इसका जो लेखक है वो अज्ञात है, इसके लेखक के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। और ये क्या है भी, 80 शताब्दी ईसा पूर्व एडी ईसा पूर्व में भारतीय जानकारी किसकी देती है भाई, जो भारतीय बंदरगाह है उनकी जानकारी देती है। सिकंदर के साथ आने वाले इस लेखक में कौन कौन से थे भी, नियाकस था, एंट्रोडिस था, एस्टोबिलस था। ये सारे क्या हैं भी, इनके जो प्रमाण है वो वास्तविक माने जाते हैं, क्योंकि इनके ये क्या था भाई, ये विदेशी थे। भारतीय इतिहासकारों के बारे में इसलिए नहीं माना जाता सही भाई, क्योंकि वो क्या है, ऐसा माना जाता है वो राजा के दरबार में रहते थे, तो राजा उनको पैसे वगैरह देते, इसलिए वो राजा के बारे में बढ़ चढ़ कर बात लिखते थे, ठीक है। इसलिए उनके सही नहीं माना जाता भारतीय इतिहासकारों के लेखक को। उसके बाद बात करते हैं चीनी। चीनी की बात करूँ तो चीनी में भाई 3 लेखक हैं, फायान, शुंगयान, ठीक है, हैंसवांग, और एक आता है इतिसिंग। कौन सा है भी, एक बचता है इत्सिंग। ये है, ये 4 हैं जो चीनी लेखकों की जानकारी मिलती है। अगर मैं फायान की बात की जाऊँ तो ये किस समय आया था अभी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और ये कौन सा था, गुप्त वंश का राजा था अभी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और इसने क्या किया, एक पुस्तक लिखी है भी, इसने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी भी, फू को की। कौन सी लिखी है इसने, फू को की नामक पुस्तक लिखी है भी, जो हमें किसकी जानकारी देती है भी, ये दूसरी एक और पुस्तक है इसकी, फौजी, जो बौद्ध राज्यों का अभिलेख है भी, ठीक है। मेनली पूछे जाने वाली पुस्तक कौन सी है इसकी, फूको की, ये पुस्तक है भी। और ये किसकी जानकारी देती है हमें, गुप्त काल की जानकारी देती है भी, ठीक है, गुप्त काल की। ये कितने साल तक पूछा गया भी इसके बारे में, और हैंसवांग के बारे में पूछा जाता है कितने साल तक भारत में रहा है। तो ये जो फायान है ये रहा भी 14 साल तक हमारे भारत के अंदर रहा है। और ये किसके बारे में बताती है भी, जो फूगोजी है ये मध्य प्रदेश की जनता के बारे में बताती है। उसके बाद आता है सुंग्योन। सुंग्योन कब आया भी, 1518 में भारत आया था। इसने क्या किया, 3 वर्षों तक भारत की यात्रा की और बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की, यानी ये बौद्ध धर्म की जानकारी लेने आया था भारत के अंदर। उसके बाद आता है हेयनसांग। हेयनसांग आया था भी 629 ईस्वी में भारत आया और 645 ईस्वी तक भारत, सॉरी ईसा, हाँ क्या है भी, ईस्वी, हाँ ठीक है, एडी है, हाँ एडी आएगा भी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट तो बीसी आ गया, एडी। यहाँ पर देखिए एडी का मतलब होता है ईस्वी, ठीक है। और अगर लिखा हो बीसी तो बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, ये इंग्लिश के वर्ड हैं भी, और हिंदी में इनका मीनिंग ये होता है, ठीक है। उसके बाद किसके समय आया था भी, ये हर्षवर्धन के समय आया था। और कितने साल तक रहा, 15 साल तक भारत के अंदर रहा भाई, ठीक है। कितने साल तक रहा, इसकी पुस्तक का नाम है सुयुकी, सीयुकी या सुयुकी, सीयुकी। और ये क्या करता है अभी, ये क्या करता है, भारत को क्या एक नाम देता है, भारत की आकृति कैसे बताता है, ये जो हेनसवांग है ये भारत की आकृति बताता है अर्धचंद्राकार, इस तरीके से बताता है, भारत की आकृति अर्धचंद्राकार बताता है। इसकी पुस्तकों में हमें सबसे पहले तो क्या मिलती है भी, जो हर्ष की जानकारी है, जो हर्ष है उसके कालीन व्यवस्था का वर्णन। और इसकी जो और चीज़ क्या मिलती है, जिन 138 देशों में ये घुमा है उसकी जानकारी देती है सुयुकी, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या है, इसने मोस्टली क्या ये करने क्या आया था भी, ये भारत में आया था बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया था, ठीक है। और इसके समय जो कुलपति था, जो नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति यानी हेड कौन था, वो था भी आचार्य शीलभद्र थे, ठीक है। कौन थे भी, आचार्य शीलभद्र थे। उसके बाद इत्सिंग। इत्सिंग क्या था भाई, ये भी क्या था, ये कब आया, 7वीं शताब्दी में भारत आया। और ये क्या था, एक ट्रांसलेटर था भी, अनुवादक था, ठीक है, यानी पुस्तकें अनुवादित की। और ये क्या किस चीज़ की जानकारी देता है हमें, इसके समय हमें जानकारी मिलती है भी
समकालीन जो विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, इसकी जो पुस्तकों से हम जानकारी मिलती है वो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की जानकारी मिलती है। अब अगर पूछ ले क्रम सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले आया फाहियान, उसके बाद सुंगक्योन, उसके बाद हेनसांग और सबसे बाद में आया था इत सिंह भी। ये इनका क्रम है। उसके बाद बात करते हैं अरबी लेखकों की। तो अरबी लेखकों में सबसे प्रमुख हैं अलबरूनी और इब्न बतूता। कौन है भी? अलबरूनी और इब्न बतूता, और एक और हैं सुलेमान। मेनली ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी हैं और भी। सबसे पहले बात करते हैं अलबरूनी की। ये क्या था अभी? ये था मोहम्मद गजनवी के समकालीन। किसके समकालीन था अभी? मोहम्मद गजनवी के समकालीन था, नहीं उसके साथ भारत आया था, ठीक है। इसने एक पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद, जिसका दूसरा नाम तहकीकात हिंद है, और उसी को क्या कहा जाता है? भारत की खोज। ये पुस्तक का नाम है भी इसकी का। भाषा कौन सी है भी? अरबी है, और इसमें कितने अध्याय हैं? 80 भागों में विभाजित है ये, 80 अध्याय, जो हमें किस चीज़ की जानकारी देती है? भारत के अंदर त्यौहार, खगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र सब की जानकारी देती है। उसके बाद समाजतंत्री और राजपूत कालीन की समाज थे, क्योंकि जब किसका आक्रमण हुआ था मोहम्मद गजनवी का, उसमें भारत में मोस्टली राजपूत राजा थे। उसके बाद बात करते हैं इब्न बतूता। ये किसके था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक के। वो किसके था? मोहम्मद गजनवी के है। ये किसके समकालीन है? मोहम्मद बिन तुगलक के। और ये क्या था? एक मोरक्को यात्री था भी, ठीक है। कहाँ से आया था ये? मोरक्को से आया था, ठीक है। उसके बाद ये क्या था? इसकी पुस्तक कौन सी है अभी? रिहाला। और ये किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। रिहाला किस भाषा में है अभी? अरबी भाषा में है। और ये कब पहुंचा था अभी? 1333 में जब ये दिल्ली पहुंचा, तो मोहम्मद तुगलक ने क्या बना दिया? दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था भाई। किस कारण? क्योंकि ये क्या है, बहुत तगड़ा विद्वान माना जाता है उस समय का, इसलिए इसकी जो विद्वता से प्रभावित होकर इस क्या कर दिया भाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, ठीक है भाई। ये इसके बारे में, और इसकी पुस्तक में जानकारी में किसकी मिलती है? दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद दो और हैं लेखक भाई। अन्य लेखकों में अब बात आती है अन्य लेखकों की। चलो एक लेखक और बचता है, सुलेमान। कौन बचता है भी? सुलेमान, जो अरबी लेखक है, ठीक है। ये किसके समय आया भी? ये आया 9वीं शताब्दी में। कब आया भी? 9वीं शताब्दी में भारत आया। और इसने किसके बारे में बताया भी? तो ये इसने बताया था भी भारत में पाल और प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जो सुलेमान है, इसकी पुस्तकों से हमें पाल और प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। बस इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए भाई, जो अन्य लेखक हैं, अन्य लेखकों में बसते हैं हमारे, एक तो तारानाथ और दूसरा बसता है मार्को पोलो, ठीक है। जो तारानाथ है उसकी पुस्तक, वो क्या है, एक तिब्बतन लेखक है, उसने एक पुस्तक लिखी है क्युंगुर। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? कुंग्यूर। बहुत कम पुस्तकों में जिक्र मिलता है इसका भी। उसके बाद बात करते हैं 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो कब आया भी? वो 13वीं शताब्दी में पांड्य राज्य की यात्रा की, और इसकी जो पुस्तक है वहाँ से क्या मिलती है भी? कहाँ का है? इटली का, ठीक है। और इसने क्या किया? पांड्य इतिहास की जानकारी। देखिए भाई, ये हमारा पांड्यन जो पांड्य राज्य है, चोल चेर पांड्य, वो यहाँ से हैं भाई, ठीक है। तो ये पांड्य राज्य की जानकारी हमें देता था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पुरातात्विक संबंधी स्रोत, यानी आर्कोलॉजिक साइट्स, ठीक है भाई। सबसे पहले अभिलेख। अभिलेख होते क्या हैं भी? अभिलेख को क्या है? अभिलेख क्या होता है? तो क्या है भी? किसी भी पत्थर पर अगर क्या कर दिया जाए, लिखा जाए, खोद कर लिखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अभिलेख, या इंस्क्रिप्शन कहा जाता है उनको इंग्लिश में। और इनकी स्टडी क्या कहलाती जाती है भी? इपिग्राफी कहलाती है। स्टडी क्या कहलाती है? इपिग्राफी कहलाती है भी। और इनकी है अभिलेखों की 4 टाइप की लिपियाँ होती हैं भी। देख, हाँ ठीक है, बता भी दूंगा मैं भी, वो अभी एक बार इसके बारे बता कर लेते हैं। दूसरे बात चीज़ है हमारे स्तंभाभिलेख। ये क्या होता है? पिलर। इनको क्या लिखा जाता? पिलरों पर गोलाकार पिलर बना दिए जाते थे, उन पर लिखा जाता था। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आखिरी चीज़ जो आर्कोलॉजिक साइट है, वो सिक्के और अन्य, यानी है राजाओं के सिक्के मिले भी। जब खुदाई की गई तो राजाओं के सिक्के मिले अलग अलग जैसे, तो वो भी क्या है, वहाँ के हमें जानकारी देते थे भाई कौन से समय किस राजा की समय कालीन रहा है। तो वो एक इंपॉर्टेंट स्रोत रहा है जानकारी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख की। सबसे पहले बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। ये ऐसा अभिलेख है जिस पर क्या है भी किसी भी तिथि का जिक्र नहीं है। और किसने बनवाया? ये कलिंग राजा खारवेल ने। किसने बनवाया भी? कलिंग राजा खारवेल ने। और यही पहला अभिलेख है जिसमें हमें किसका जिक्र मिलता है भी? भारतवर्ष का जिक्र मिलता है जिसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ये किसने बनवाया भी? रुद्रादमन अभिलेख ने। याद रखना, इस अभिलेख का हिस्ट्री में बहुत बार जिक्र आएगा भी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आएगा,
क्योंकि इस चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है, एक झील का, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो उसकी जानकारी भी हमें कौन देता है, जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन के बारे में भी जानकारी देता है जूनागढ़ अभिलेख। तो बहुत से राजाओं का जब जिक्र आएगा तो ये जूनागढ़ अभिलेख का बार बार जिक्र आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, भी याद रखना है। इसका बनवाने वाला कौन है, भी रुद्रदमन है। और कहाँ पर है ये, अच्छा अगर इसके जगह बताऊँ तो ये है भी गुजरात में है। इसकी जगह कहाँ पर है, गुजरात में है भी। उसके बाद नासिक अभिलेख, ये बनाया भी गौतमी बलश्री ने। ये किसने बनवाया भी, गौतमी बलश्री ने। उसके बाद है, ये किससे संबंधित है भी, सातवाहन वंश से। ठीक है, ये हमें किसकी जानकारी देता है, सातवाहन वंश की जानकारी है। उसके बाद प्रयाग स्तंभलेख, ये किसकी जानकारी देता है भी, हमें समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एलोल अभिलेख। ये बनवाया था भी पुलकेशिन द्वितीय ने, और ये किस वंश से संबंधित था, चालुक्य। अगर समुद्रगुप्त की बात की जाए तो ये किससे, गुप्त वंश से है भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मंदसौर अभिलेख। ये है मालवा नरेश यशोधर्मन की, और ये क्या है भाई, किसकी जानकारी देता है, मैं रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी देता है हमें। ठीक है, मंदसौर अभिलेख। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किसने बनवाया भाई, प्रतिहार नरेश भोज ने। उसके बाद बितरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने बनवाया, और ये किसकी जानकारी देता है अभी हमें, भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी देता है अभी। ठीक है, किसकी जानकारी देता है, भारत पर होने वाले हुण अभिलेख, हुण आक्रमणों की। उसके देवपाड़ा अभिलेख हमें किसने बनवाया भी, बंगाल शासक विजयसेन ने। उसके बाद वेसनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ, ये बनवाया था भी होलियोडोरस ने। और ये क्या है भी, भारतीय मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण। और ये क्या है भी, हिंदू धर्म से संबंधित पहला स्तंभ भी है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदू धर्म से संबंधित पहला अभिलेख वो कौन सा है, तो वो है भी वेसनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ। उसके बाद बात करते हैं ऐरण अभिलेख। भानुगुप्त ने बनवाया था भी। ठीक है, 510 ईस्वी में। और ये किसकी जानकारी देता है भी, सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित अभिलेख हमें कहाँ से मिलता है, ऐरण अभिलेख से मिलता है। उसके बाद बात करते हैं एशिया माइनर या बोझगाई अभिलेख। ये हमारा भाई सिंधु घाटी समय का है, 1400 ईसी यानी बिफोर 1400 ईसा पूर्व। ये हमें क्या देता है भाई, वैदिक मित्र, वैदिक देवता मित्र वरुण नाथ्य का अभिलेख मिलता है हमें किसमें, एशिया माइनर अभिलेख में मिलता है अभी। ठीक है, ये हमें क्या है, बहुत सारे देखिए ये हमारे इस तरीके से होते थे। उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये सारे के सारे हमारे अभिलेख हैं भी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारी लिपियाँ। क्या है भाई, लिपि। अगर मैं बात करता हूँ अभिलेख हैं उनकी लिपियाँ कितने टाइप की हैं, तो अभिलेखों की हमारी लिपियाँ भी 4 टाइप की बनाई गई हैं। ठीक है, इनके बारे में लिखना वो नहीं है भी, बस वैसे बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, बट पूछ ली जाती है। उसके बाद लिपि कौन सी हैं भी, सबसे पहली बात की जाए तो वो है प्राकृत। 4 टाइप की हैं, प्राकृत है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि है। इनका जिक्र तब आएगा जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर इन चारों का जिक्र आता है। अशोक के जो अभिलेख हैं वो चारों भाषाओं में, ख्रोस्टी में है। ठीक है, और चौथी बस्ती हमारी यूनानी या अरमाइका। ठीक है, यूनानी या अरमाइका, ये 4 टाइप की हमारी क्या है भाई, लिपियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार पूछा जाता है भाई, जो फिरोज शाह तुगलक है वो अशोक के 2 स्तंभ, चलो इनको यहाँ भी बता देता हूँ, वहाँ अशोक आएगा तब भी जिक्र करेंगे। अशोक के कौन से भी, एक तो मेरठ और दूसरा कौन सा भाई, टोपरा। ये 2 अभिलेख कहाँ है, उठाकर कब, 1837 में, इनकी लिपि कौन सी थी भी, जिनकी लिपि पढ़ी गई थी जेम्स फ्रिप्स ने सबसे पहले बार, तो वो कैसे कौन सी है, प्राकृत लिपि। इनको दिल्ली लेके आया था भी फिरोज शाह तुगलक 14वीं शताब्दी में, मेरठ और टोपरा अभिलेख को। ठीक है भी, उसके बाद 2-4 अभिलेखों के बारे में और जानकारी होनी चाहिए भी। उसके बाद एक है एल्होल अभिलेख। ठीक है, हमारा एल्होल अभिलेख का जिक्र नहीं आया ना, नहीं आया यार भाई, हाँ पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, तो इसकी जो किसके द्वारा लिखा गया भाई, ये किसने लिखा था, जो एल्कोल में है वो, इसका जो पुलकेशिन द्वितीय है, इसका जो क्या था अभी, राजकीय कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित है अभी। अगर इसका नाम पूछो एग्जैक्टली तो वो किसके द्वारा है, रवि कीर्ति के बारे में। ठीक है भी, और बहुत सारे हैं, जैसे मंदसौर अभिलेख, वो क्या है भाई, यशोवर्धन, जो मंदसौर अभिलेख है वो यशोवर्धन मालवा से संबंधित है। ठीक है, और ये किसके बारे में बताता है भी हमें, एक तो बताता है रेशम बुनकरों की श्रेणी, और इसमें यशोवर्मन का नाम पूछा जाता है तो इसको कहा जाता है भी जननेन्द्र। क्या कहा जाता है अभी, इसको जननेन्द्र कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें थी हमारी अभिलेखों के बारे में, और बहुत सी चीज़ें बट इंपॉर्टेंट यही हैं अभी।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सिक्कों के बारे में। सिक्के, जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको कहा जाता था अभी अहात सिक्के या पंचमार्क सिक्के, ठीक है। धातु के टुकड़े पर एक विशेष ठप्पा लगाकर क्या बना दिया जाता था अभी, हमारे सिक्के बनाए जाते थे, जिनको हम ये कहते हैं। जो सर्वप्रथम अभिलेख है वो किसका है, यवन शासकों का है, ठीक है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए उसके संगीत, जैसे हमें क्या है अब जानकारी क्या क्या मिलती है, जैसे समुद्रगुप्त के सिक्के हैं उन पर उसको क्या वीणा बजाते हुए दिखाया गया, इससे हमें क्या पता चलता है अभी समुद्र कैसा था, समुद्रगुप्त कवि व्यक्ति था, इसको कविराज की उपाधि भी मिली है अभी। उसके बाद अरमेकड़ू पुदुचेरी के निकट हमें क्या मिले, रोमन सिक्के में मिले, विदेशी यात्रियों के भी मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई भारत में सबसे पहले संबंध किस किस देशों के साथ बने हैं भी, तो जो भारत में सबसे पहले संबंध है भी स्वर्ण भूमि, ये क्वेश्चन पूछा गया है HSSC में, स्वर्ण भूमि का संबंध किससे है, तो वो क्या है भाई म्यांमार का है, ठीक है। मलाया को क्या कहा जाता है, स्वर्णद्वीप कहा जाता है। कंबोडिया और जावा, ये सारे देशों के साथ हमारे क्या थे भी संबंध स्थापित हुए थे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे भी भारत के इतिहास की जानकारी का स्रोत खत्म हो चुका है हमारा। नेक्स्ट में हम करेंगे भी, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पाषाण काल से शुरू होगा, यानी हमारी हिस्ट्री की शुरुआत अब हो चुकी है, यानी भारतीय इतिहास की हम जानकारी कल से स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।